स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार युवाओं के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने आखिरकार उसी सीट पर जाकर नामांकन दाखिल कर दिया है जहां पर उनको धमकियां दी जा रही थी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसके बाद मैदान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपाई से लेकर विपक्ष के सारे लोग एकदम से गुल्लो हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी खुद आशीर्वाद देने के लिए तेजस्वी यादव को मौजूद थी। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। बताएंगे क्या है ऑफर दोस्तों, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के नेता जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट तो क्यों मचा जोरदार तरीके का बवाल, और फिर पप्पू यादव के समर्थकों ने किस तरीके से माहौल खराब करने वालों को जमकर पीटा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के तकदीर को केवल एक युवा बदल सकता है और उस युवा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में इस बार तेजस्वी तय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि युवा ही बदलेगा बिहार की तकदीर तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले तकरीबन 2 सप्ताह से यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट को छोड़कर किसी दूसरी सीट से मैदान में उतर सकते हैं, या तो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई और दूसरी सीट ढूंढेंगे। यानी तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा और दावा किया जा रहा था। दोस्तों इसमें कई सारी पार्टी के कई सारे बड़े नेता शामिल थे, लेकिन अंततोगत्वा तेजस्वी यादव ने बता दिया कि उनको उनके गृह क्षेत्र राघोपुर से हराने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। यही बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोस्तों तेजस्वी यादव के साथ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। दोस्तों दोनों ने मिलकर यानी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मिलकर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए राघोपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोस्तों अब राघोपुर के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं दूरबीन लगाकर कि दूसरे प्रतिद्वंदी कहां चले गए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को राघोपुर में जाकर हराएंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है दोस्तों कि राघोपुर में आपको दूर दूर तक कोई भी वो तथाकथित नेता दिखाई नहीं देगा जो बड़ी बड़ी बीन बजा रहा था तेजस्वी यादव को हराने को लेकर। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद है तेजस्वी यादव पर, और जो 6 लाइन का पुल बना दिया गया है तेजस्वी यादव के शासन काल में 217 महीने में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो तेजस्वी यादव को लोगों के दिल से कैसे निकाल पाएंगे? एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसका जवाब इन तथाकथित नेताओं के पास रही है जो तेजस्वी को राघोपुर में हराने की बड़ी बड़ी बातें और ढोल पीट रहे थे। पिछले 1-2 महीने से लगातार ये बीन बजा रहे थे कि तेजस्वी अपनी सीट छोड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव डंके की चोट पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। 1:30 बजे हजारों हजार के समर्थकों के साथ में पहुंच गए नामांकन दाखिल करने के लिए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी थी कि तेजस्वी यादव ने सबका हाथ जोड़ते हुए उनको प्रणाम करते हुए जैसे तैसे रास्ता बनाया दोस्तों और जाकर नामांकन दाखिल कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को राघोपुर में चुनाव हराने वाला बीजेपी का कोई नेता अभी जन्मा नहीं है दोस्तों, यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी अगर आकर राघोपुर से चुनाव लड़ जाए तो कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से हारेंगे, और इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हिम्मत कुछ नहीं है भाजपा के नेताओं में और खासकर विपक्ष के उन लोगों में जो केवल फेंकते रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से महागठबंधन की तरफ से लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को एक ऑफर दिया गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कुशवाहा जी आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनकी वापसी गठबंधन को मजबूत करेगी। उनके इस बयान के बाद अब बिहार की सियासत में चर्चाएं और तेज होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार बोल रहे हैं कि उनके समर्थक सीट बंटवारे के बाद से घर में खाना नहीं बना रहे, कोई खाना नहीं खा रहा, सब उदास पड़े हुए हैं, उनके सामने ये विकल्प है कि वो चाहे तो महागठबंधन में आकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि कितनी सीट दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। ये बात बोलकर कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को दबाव में डाल दिया है। दोस्तों अब बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही गेम खेल गए अखिलेश प्रसाद सिंह तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर AIMIM भी कई सारे सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतार रही है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। दोस्तों तीनों पार्टियों ने मिलकर राज्य के अंदर 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी दोस्तों, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 सीटें लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। AIMIM के टोटल 35 सीटों में से लगभग 16 सीटें ऐसी है जहां पर राष्ट्रीय जनता दल का वर्तमान में
विधायक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय जनता दल को इस बार फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के अंदर युवाओं में एक उत्साह है सरकार बदलने का और ऐसी सरकार बनाने का जो भर्तियां निकाले, रोजगार उपलब्ध करवाए, केवल ज्ञान ना दे और भाषणबाजी से काम ना चलाए, और आप भी मानते हैं कि भाषण नहीं बिहार में राशन चाहिए, तो लिखेगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नेता के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोट बैंक और स्थानीय समीकरण के बल पर मैदान में उतर रही है। अजीत शर्मा को एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत शर्मा को फिर से टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्ड खेल दिया है दोस्तों। 18 तारीख को नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। 2025 के भागलपुर सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खुद अजीत शर्मा होंगे दोस्तों, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं दोस्तों। और उनकी उपस्थिति इस तरीके की है कि पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। और अजीत शर्मा हर बार चुनाव जीतते हैं दोस्तों, तो इस बार फिर उम्मीद है कि उनको क्षेत्र की जनता आगे बढ़ाएगी और अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर नेता है, तो उनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आसपास के क्षेत्र के सीटों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने खुद से उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है दोस्तों। उम्मीदवारों को खुद से टिकट बांट रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे में वो सीटें चिराग पासवान को गई थी और बीजेपी को गई थी दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार वहां से खुद का उम्मीदवार उतारकर मोदी और अमित शाह के द्वारा किए गए सीट शेयरिंग का विरोध कर रहे हैं। और नीतीश कुमार खुद से पार्टी के नेताओं को सिंबल देकर ये स्पष्ट मैसेज भेज रहे हैं कि मोदी और शाह के द्वारा किए गए सीट शेयरिंग पर उनको बिल्कुल भी कतई भी भरोसा नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एमएनएस के नेता राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं के साथ में बीते दिन बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ मुलाकात करने के लिए मुंबई पहुंचे दोस्तों। मुंबई के दफ्तर पहुंचे और एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी नेताओं के साथ में इससे पहले एमएनएस के नेता राज ठाकरे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कुछ दिनों से जब से उन्होंने एक बातचीत शुरू की है अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ में, तब से वो महागठबंधन के साथ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि एक घर में अमूमन 4 वोटर रहते हैं, लेकिन अब जो लिस्ट आ रही है उसमें 4 से ज्यादा वोटर के नाम एक एक घर के अंदर है। कई जगह तो 100-150 लोगों के नाम भी एक ही नंबर पर, एक ही घर नंबर पर रजिस्टर है दोस्तों। कई जिलों में ऐसी शिकायतें आई है। उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा कि लातूर, नांदेड़ सहित कई जिलों में ऐसी शिकायतें हैं। हमने पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है, अब उनके जवाब का इंतजार रहेगा। ये बोगस वोट ही महायुति को जिताते हैं। महाराष्ट्र में एसआईआर का भी क्या फायदा होगा? बीजेपी अपने तरीके से हर सिस्टम को सेट कर लेती है। बिहार के अंदर एसआईआर के बाद भी डुप्लीकेसी के मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भी अब इसका विरोध किया जा रहा है कि एसआईआर का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब इसे बिहार में सही से लागू नहीं किया गया तो अन्य राज्यों में कैसे लागू किया जाएगा, जहां पर महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर ज्यादा वोटर है बिहार के कंपेयर में दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि एमएनएस के नेता राज ठाकरे की सक्रियता इस तरीके से महागठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं क्लियर कट मैसेज दे रही है कि आने वाले दिनों के अंदर वो एक बड़ी भूमिका महागठबंधन में निभाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी एमएनएस के साथ आने को लेकर अब सही जवाब देंगे या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए एमएनएस का साथ काफी मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासियों के खिलाफ बोलते हैं एमएनएस के नेता राज ठाकरे, कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है और इसीलिए कांग्रेस को सारे राज्यों को साथ में लेकर चलना है। इसीलिए एमएनएस जैसे नेताओं को साथ में रखने पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। जो भी जानकारी आएगी इससे जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से अभी कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है दोस्तों। देखते हैं क्या चर्चा चलती है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उस दलित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे जहां पर परिवार के व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए थे दोस्तों। वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक दलित व्यक्ति राहुल गांधी को अंतिम समय में याद कर रहा होता है कि राहुल गांधी बचाओ। इसके बाद वहां पर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर सब बाबा वाले लोग हैं और इसके बाद दोस्तों एक दलित समाज के व्यक्ति की जान ले ली जाती है। इस मामले पर राहुल गांधी अब हरिओम के परिवार से मुलाकात करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 17 अक्टूबर को मौजूद रहेंगे। हो सकता है राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाए दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी कभी रुकते नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग बार प्रयास जरूर करते रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गली में पूरी तरीके से लोगों का एक हुजूम देखने को मिला। जहां तहां केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और पहाड़ में इतना बड़ा विरोध हो रहा है दोस्तों जिसकी कोई इंतहा नहीं है, यानी इतने लोग आए हुए हैं। दरअसल हुआ यह है कि उत्तराखंड के अंदर आजकल पूरा मामला अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी के खिलाफ ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन तेज हो गया है और सड़कों पर भर भर कर लोगों
लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग डॉक्टर की नियुक्ति 24 घंटे 7 दिन अस्पताल और उपकरणों की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। जल सत्याग्रह, आमरण, क्रमिक अनशन किया जा रहा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब आम नागरिकों की भी बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है, जिसमें महिला, पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठन की सक्रियता दिखाई देने लगी है। दोस्तों, चौकुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में वर्षों से विशेष डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण यह विरोध जताया जा रहा है। भारत में बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, जब एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतरती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेसिक चीजों के लिए अब लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों, और उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं मैसेज दिया है कि पहले पेपर लीक के मामले पर भाजपा सरकार को बैकफुट पर धकेला गया और अब खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो भाजपा के लोग ढोल पीट रहे हैं और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 1000 करोड़ रुपए का प्रचार करवा रहे हैं पूरे देश भर के अंदर अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन अपने राज्य के अंदर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आंदोलन और प्रचंड और बड़ा होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम में 2026 में चुनाव होने वाले। ऐसे में दोस्तों असम के बक्सा जेल के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर भीड़ उग्र हो गई। दोस्तों, भीड़ ने वाहनों को जला डाला और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया गया, चप्पलें फेंकी गई। दोस्तों, दरअसल जुबिन गर्ग के मौत के मामले को लेकर अभी तक पता नहीं चला कि इसका मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, एक बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं और जुबिन गर्ग के आसपास के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है दोस्तों, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जो बीजेपी के नेताओं का करीबी भी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर असम के विधानसभा चुनाव के बीच में दोस्तों इस तरीके का बवाल कहीं ना कहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगर आप भी मानते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा असम में जो हिंदू मुसलमान वाला बयान देते हैं, अभी जनता को जवाब दे कि उन्होंने जुबिन गर्ग के मौत के मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन से क्या पता लगवाया है, कैसे जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, क्या जनता को इसी तरीके से गुमराह किया जाएगा। असली मांग लोग कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जुबिन गर्ग के मौत का क्या कारण था और कौन लोग इसमें शामिल है, संदिग्ध मौत का मामला था। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। राहुल गांधी भी जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात करने के लिए असम आने वाले हैं, यानी 17 तारीख को राहुल गांधी अपने रायबरेली क्षेत्र से असम की ओर रवाना होंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग का SIR सबसे बड़ा झूठ है। योगेंद्र यादव बोले, कहा 3 महीने में दबाई गई फाइलें। 2003 में बिहार के वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण की गाइडलाइन सामने आ गई और इसने आयोग के तीनों बुनियादी दावों का भंडाफोड़ कर दिया। 2003 में ना कोई एनुमरेशन का फॉर्म भरा गया, ना कोई दस्तावेज मांगे गए, ना ही सभी की नागरिकता की जांच की गई। फिर भी आयोग बार बार दावा करता रहा कि वह प्रक्रिया दोहराता रहा है। योगेंद्र यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। योगेंद्र यादव इस मामले पर कोर्ट के अंदर भी बहस करके आ चुके हैं, जहां पर उनकी जमकर तारीफ की थी कोर्ट के जजों ने और कहा था कि आपके पास एक अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट है, जिसके तहत कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हद तक तो सच्चाई अवश्य है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक मार्च निकालने के लिए पहुंचे। दोस्तों, अपने कंधे पर अनाज की बोरी लेकर निकले और जय जवान जय किसान के नारे लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर देश के किसानों को उनका उचित भाव, उनका MSP नहीं मिल रहा है। जिस MSP के दावे कर करके शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि किसानों को उनके MSP का पैसा नहीं मिल रहा। खुशहाली तो दूर की बात, किसान एक एक रुपए के लिए आज तरस रहा है, क्योंकि MSP उचित तरीके से नहीं दी जा रही है। और भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है दोस्तों, वो तो इतना बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है कि काफी समय लगा। उसके बाद जाकर किसान भाइयों को समझ में आ गया कि आखिर पूरा मामला क्या था। अब आने वाले दिनों के अंदर किसानों का मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ कुछ दिनों में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे दोस्तों, और इस दौरान इन सब के नेताओं के मुंह पर केवल एक ही बात होगी कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज का भूत आ जाएगा, यानी एक जबरदस्ती का भूत बनाया जाएगा दोस्तों, और उस भूत से लोगों को डराया जाएगा कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने जो टिकटें बांटी है उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे बाहुबली और जेल काट चुके और जेल में जाने वाले नेताओं का नाम है दोस्तों, जो अभी के कानून व्यवस्था और सबसे बुरे दौर से गुजर रहे बिहार के लिए जिम्मेदार है। यानी बिहार में जो अभी राक्षस राज चल रहा है उसके जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर दोस्तों। अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव लड़वाया जा रहा है जेडीयू के टिकट पर। आप लोग जानते हैं कि अनंत सिंह का बैकग्राउंड क्या है। आनंद मोहन के परिवार को शिवहर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है। राज बल्लभ यादव का क्या बैकग्राउंड है, नवादा के नेता चुनावी मैदान में है एनडीए के टिकट पर। साथ साथ विशाल पांडे तरारी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी बैकग्राउंड आप जानते हैं। बबलू सिंह छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, राजू सिंह मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। ये एक से बढ़कर ऐसे ऐसे लोग
लोग हैं दोस्तों जो भय की राजनीति, डर की राजनीति करते हैं। और आरोप लगाया जाता है राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के ऊपर, जिन्होंने सामाजिक न्याय स्थापित कर दी और बराबरी का अधिकार सभी लोगों को दे दिया। अगर आप भी मानते हैं कि जंगल राज एक कहावत है और ये कहावत इसलिए बुनी गई है ताकि जंगल राज का झूठा डर दिखाकर सत्ता में बैठकर जमकर लूट मचाई जाए। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कैसे 70-72 हजार करोड़ रुपए का कुछ आता पता नहीं है बिहार में कि पैसा कहां गया, कोई रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। यानी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार चल रहा है और जंगल राज बताकर जमकर लूट मचाई गई है। अगर आप भी मानते हैं कि जंगल राज का मतलब होता है कि केवल लोगों को डराया जाए और डर के नाम पर लोगों को लूटा जाए, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब टाइम आ चुका है जब बिहार वासियों को जंगल राज के डर से ऊपर उठना पड़ेगा और जो लोग जंगल राज के नाम पर डराएंगे उनको बोलना पड़ेगा कि अनंत सिंह, आनंद मोहन, राज बल्लभ यादव, विशाल पांडे, बबलू सिंह और राजू सिंह को पहले अपनी पार्टियों से हटाओ, एनडीए से हटाओ, उसके बाद आकर यहाँ पर जंगल राज की बात करना। और 70,000 करोड़ रुपए कहां गुल कर दिए इसका जवाब दो। यानी बकैती कम करो और काम पर आओ और भाषणबाजी कम करो और ये बताओ कि आखिर बिहार के लोगों के लूटे गए पैसे कहां हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जंगल राज के नाम पर अब लूट बंद की जानी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के स्वदेशी के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बीजेपी मन में अपने स्वदेशी रखती है और मन से स्वदेशी चाहती है तो उसकी सरकार भारतीय बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देता। यानी चीन के सामान को महंगा कर दो, अपने आप भारत के अंदर स्वदेशी सामान बिकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन चीन पर एक्शन लेने से पहले भाजपाइयों के हाथ कांपते हैं दोस्तों। और जिस तरीके से चाइना को लेकर भाजपा का एक नेता नहीं बोलता और जबकि सबको पता है कि चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कभी ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाता है, कभी गलवान घाटी, कभी देवचौंग के पास हरकतें करता है दोस्तों और कभी गलवान में अपनी विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन उनके खिलाफ कुछ बोलने की जगह भाजपा के लोग, आप लोग जानते हैं कि कौन से देश पर अति उत्साहित हो जाते हैं दोस्तों। और जब चाइना की बात आती है तो चुप्पी साधकर अपने घर में जाकर कंबल के नीचे बैठ जाते हैं दोस्तों और कुछ बोलते नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना वालों पर एक्शन होगा तो अपने आप देश के अंदर स्वदेशी प्रमोट होने लगेगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी कभी अपने शासन काल में हिम्मत जुटा पाएंगे कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए। पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है दोस्तों और केवल स्वदेशी का ढोल पीट रहे हैं, चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरएसएस के द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों का हवाला देकर यह बैन की मांग की गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बोले, कहा भाजपा के शासन में संविधान ही नहीं बल्कि विधान भी खतरे में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून या किसी अन्य कानून का उल्लंघन जब तक अधिकारी करेंगे तो अधिकारियों और उन अपराधियों में क्या अंतर बचेगा जो कानून तोड़ता है। शासन प्रशासन विधि पर आधारित होना चाहिए, किसी की मनमानी पर नहीं। बीजेपी ने प्रशासन का चुनावी दुरुपयोग करके भ्रष्टाचारीकरण करके प्रशासन को निरंकुश बना दिया। फर्रुखाबाद में प्रशासन की नाइंसाफी का इतिहास चर्चित रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रशासन की धांधली और लाठीगिरी ने कितना निंदनीय कृत्य किया है, आज उसे भी याद किया जाए। फर्रुखाबाद के उस समय के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी इसी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने कितना घपला करके बीजेपी की सेवा की है, इसका उनको फल दिया गया बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्त करके। यानी भ्रष्टाचारियों को जमकर भाजपा सरकार में समर्थन मिला है। ऐसे में दोस्तों एसपी आरती सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी में लेने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल ये पूरा मामला जिस पर अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे थे दोस्तों, वो फर्रुखाबाद का एक मामला था जहां पर एसपी को हाईकोर्ट ने वकील की रिहाई तक अदालत में बिठाकर रखा, यानी दंड दिया गया। साथ साथ दोस्तों गायक जुबीन गर्ग के मौत के मामले को लेकर 5 आरोपियों को ले जा रहे पुलिस के काफिले के ऊपर पथराव किया गया। असम के बक्सा जिले के अंदर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला दोस्तों। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी रद्द कर डाला है। यानी जुबिन गर्ग के इंसाफ की मांग अब इतनी ज्यादा पहुंच गई है दोस्तों की इंटरनेट सेवाओं को रद्द करना पड़ रहा है। इसी के साथ में भोजपुरी के स्टार पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की चर्चा चल रही थी। फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह आकर कहती है कि उनको न्याय चाहिए और वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। फिर ज्योति सिंह ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगी, निर्दलीय तौर पर बेशक चुनाव क्यों ना लड़ना पड़ जाए। ऐसे में दोस्तों अब ज्योति सिंह को लोगों ने, समर्थकों ने सोशल मीडिया पर हिदायत देते हुए कहा कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको अच्छे खासे अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा। इससे आपकी छवि खुद अपने आप खराब हो जाएगी। खराब छवि से बचने के लिए कृपया आप चुनाव अवॉइड करिए। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं तो आपको ही नुकसान होगा। कुल मिलाकर दोस्तों ज्योति सिंह ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, खासकर निर्दलीय उनको लड़वाया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों महुआ प्रखंड के मंगरू चौक स्थित एक निजी हॉल में जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ता यानी तेज प्रताप यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को महुआ से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
भोजपुरी के गायक रितेश पांडे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रितेश पांडे भोजपुरी के गायक करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए अच्छा खासा लोगों का समर्थन देखने को मिला है। हालांकि क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस बार मैदान में उतरे हुए हैं, कितना दम दिखा पाएंगे ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भी आप लोग की राय है लिखकर जरूर बताएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।